कभी सोचा है कि एक गलती की कीमत कितनी हो सकती है? आम जिंदगी में ये कुछ 100 रुपए हो सकते हैं, बिजनेस में हजारों, लेकिन हॉलीवुड में एक छोटी सी गलती भी करोड़ों डॉलर्स का नुकसान करा सकती है और एक पूरे स्टूडियो को तबाह कर सकती है। आज हम तबाही मचाने वाले फैसलों, बेतहाशा बढ़े हुए बजट और ऐतिहासिक असफलताओं की दुनिया में गोता लगाएंगे। मैं आपको सिनेमा के इतिहास की 20 सबसे महंगी गलतियां दिखाऊंगा, जिन्हें याद करके आज भी प्रोड्यूसर्स के बाल सफेद हो जाते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि इनमें से कुछ आंकड़े आपको सचमुच चौंका देंगे। हम अपनी इस लिस्ट की शुरुआत एक ऐसी फिल्म से करते हैं जिसका नाम विफलता का दूसरा नाम बन चुका है। जी हां, मैं केविन कॉस्टर की फिल्म वाटर वर्ल्ड की ही बात कर रहा हूं। कागज पर सब कुछ बेहद शानदार लग रहा था। एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया जो पूरी तरह पानी से ढकी हुई थी और मुख्य भूमिका में एक बड़ा सितारा। क्या गलत हो सकता था? खैर, जैसा कि पता चला, लगभग सब कुछ। सबसे बड़ी और सबसे महंगी गलती यह थी कि फिल्म के सेट को पानी के पूल वाले किसी स्टूडियो में बनाने के बजाय हवाई के तट पर खुले महासागर में ही बनाया गया। प्रोड्यूसर्स ने 1000 टन वजन का एक विशालकाय तैरता हुआ एटोल तैयार किया। यह अविश्वसनीय रूप से महत्वाकांक्षी जरूर था, लेकिन जैसा कि समय ने दिखाया, यह उतना ही लापरवाह कदम भी साबित हुआ। प्रकृति ने तुरंत दिखा दिया कि असली मालिक कौन है। एक शक्तिशाली तूफान ने शूटिंग सेट पर धावा बोल दिया और इस महंगी सजावट को पानी में पूरी तरह डुबो दिया। इसे समुद्र तल से निकालकर फिर से बनाना पड़ा। इस पर लाखों डॉलर खर्च हुए और हफ्तों तक शूटिंग ठप हो गई। एक्टर्स समुद्री बीमारी से जूझते रहे और जो बजट शुरुआत में $100 मिलियन का था, वह बढ़कर अकल्पनीय $175 मिलियन तक पहुंच गया। वाटर वर्ल्ड हॉलीवुड के लिए एक कठोर सबक साबित हुई। कभी भी महासागर से लड़ने की कोशिश मत करो। वह हमेशा जीतता है और आप बस अपना ढेर सारा पैसा गंवा बैठते हैं। अगर वाटर वर्ल्ड एक कड़वा सबक थी, तो हमारी अगली फिल्म एक पूरे स्टूडियो के लिए मौत का फरमान साबित हुई। पेश है कटथ्रोट आइलैंड। यह फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि इसे आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इतिहास की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस विफलता के रूप में दर्ज किया गया। और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। स्टूडियो कैरोलको पिक्चर्स, जिसने हमें टर्मिनेटर 2 और रैम्बो जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, ने इस समुद्री डाकू एक्शन फिल्म में लगभग $100 मिलियन का भारी भरकम निवेश करने का फैसला किया। उन्होंने असली आकार के जहाज बनवाए और स्पेशल इफेक्ट्स पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया। लेकिन समस्याएं तो शुरुआत से ही शुरू हो गई थी। मुख्य पुरुष भूमिका माइकल डगलस को निभानी थी, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। इसके बाद दर्जनों अन्य अभिनेताओं ने भी फिल्म से किनारा कर लिया। आखिरकार निर्देशक रेनी हार्लिन ने अपनी पत्नी गीना डेविस को मुख्य भूमिका दे दी, जो अपने आप में एक जोखिम भरा कदम था। दर्शक सिनेमा घरों तक पहुंचे ही नहीं। लगभग $100 मिलियन के भारी भरकम बजट के बावजूद फिल्म ने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ $10 मिलियन कमाए। नुकसान इतना बड़ा था कि स्टूडियो कैरोलको ने दिवालिया होने की घोषणा कर दी। कटथ्रोट आइलैंड सिर्फ फ्लॉप नहीं हुई, इसने पूरे एक दशक के लिए समुद्री डाकू फिल्मों की शैली को ही दफना दिया, जब तक कि जैक स्पैरो ने उसे वापस उसकी पुरानी पहचान नहीं दिलाई। और अब बात करते हैं हॉलीवुड के उस सुनहरे दौर की, जब फिल्में जितनी शानदार थीं, उतनी ही बड़ी उनकी नाकामियां भी थीं। हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो प्रोडक्शन का दुःस्वप्न बन गया और जिसने हॉलीवुड के एक सबसे बड़े स्टूडियो को लगभग दिवालिया कर दिया था। यह और कोई नहीं, बल्कि साल 1963 की क्लियोपेट्रा फिल्म है, जिसमें थी बेमिसाल एलिजाबेथ टेलर। शुरुआत में इसे सिर्फ $20 लाख के बजट वाली एक महंगी ऐतिहासिक फिल्म के तौर पर बनाना था, लेकिन असल में यह एक वित्तीय आपदा बन गई। इसकी शुरुआत एलिजाबेथ टेलर से हुई। वह इतिहास की पहली अभिनेत्री थी जिन्हें $10 लाख का मेहनताना मिला था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। फिल्म की शूटिंग लंदन में शुरू हुई, जहां खराब मौसम और एलिजाबेथ टेलर के बार बार बीमार पड़ने से प्रोडक्शन लगभग ठप पड़ गया था।
नतीजतन एक बड़ा और महंगा फैसला लिया गया। पूरे प्रोडक्शन को लंदन से समेटकर धूप वाले रोम में स्थानांतरित कर दिया जाए, जिसका मतलब था कि सभी विशाल सेट, कॉस्ट्यूम और प्रॉप्स फिर से बनाने पड़े। इसका पैमाना अविश्वसनीय था। दर्जनों जहाज बनाए गए और प्राचीन रोम की पूरी सड़कों को फिर से तैयार किया गया। नतीजतन फिल्म का बजट 20 लाख डॉलर से बढ़कर 4 करोड़ 40 लाख डॉलर तक पहुंच गया। आज की महंगाई को देखते हुए यह रकम आज करीब 40 करोड़ डॉलर के बराबर होती। इस फिल्म ने 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो को लगभग दिवालिया कर दिया था, जिसे बाजार में टिके रहने के लिए अपनी कई संपत्तियां बेचनी पड़ी। आज हम आपको कल्पना की एक ऐसी दुनिया में ले चलते हैं जहां जापान की एक सबसे मशहूर लोक कथा हॉलीवुड की सबसे बड़ी और महंगी नाकामियों में से एक साबित हुई। हम बात कर रहे हैं कीनू रीव्स की फिल्म 47 रॉनिन की। इस फिल्म की समस्या यह थी कि यूनिवर्सल स्टूडियोज आखिरी दम तक यह तय नहीं कर पाया कि वे आखिर बना क्या रहे हैं। क्या यह सम्मान, वफादारी और बदले की कहानी है, या फिर ड्रैगन और चुड़ैलों वाला एक फैंटेसी एक्शन फिल्म? उन्होंने सब कुछ एक साथ मिलाने की कोशिश की और यह एक बड़ी नाकामयाबी साबित हुई। शुरुआत में निर्देशक कार्ल रिंच का अपना एक अलग, ज्यादा गहरा और प्रामाणिक दृष्टिकोण था, लेकिन स्टूडियो को डर था कि फिल्म वैश्विक दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा जापानी हो जाएगी। और यहीं से शुरू हुआ फिल्म के उत्पादन का नरक। लगातार रीशूट, एडिटर का बदला जाना और प्रोड्यूसरों का लगातार दखल। कीनू रीव्स की भूमिका, जो मूल रूप से एक सहायक किरदार थी, उसे जबरदस्ती मुख्य भूमिका में बदल दिया गया और ज्यादा स्पेशल इफेक्ट्स, ज्यादा जादू, साथ ही एक अनावश्यक प्रेम कहानी भी जोड़ दी गई। ऐसे हर बदलाव की कीमत बहुत ज्यादा थी। जो बजट पहले से ही कम नहीं था, वह अंततः 225 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। नतीजा ये हुआ कि एक ऐसी फिल्म बनी जो किसी को पसंद नहीं आई। ये पश्चिम के लिए बहुत अजीब थी और पूरब के लिए पर्याप्त प्रामाणिक नहीं। यह इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि सबको खुश करने की कोशिश में आप किसी को खुश नहीं कर पाते। कभी कभी किसी फिल्म की सबसे महंगी गलती उसका कॉन्सेप्ट ही होता है। एक कॉमेडी फिल्म की कल्पना कीजिए, एक हल्की फुल्की मजेदार पारिवारिक फिल्म। अब सोचिए, अगर उस कॉमेडी फिल्म का बजट ट्रांसफॉर्मर्स ट्रांसफॉर्मर्स या आयरन मैन जैसी फिल्मों से भी ज्यादा हो जाए तो? अजीब लगता है ना? लेकिन फिल्म एवान ऑलमाइटी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। यह हिट फिल्म ब्रूस ऑलमाइटी का सीक्वल थी, लेकिन इस बार जिम कैरी की जगह स्टीव कैरेल मुख्य किरदार में थे। फिल्म का आइडिया सीधा था। उनके किरदार को भगवान से एक नाव यानी आर्क बनाने का आदेश मिलता है, लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करने के बजाय डायरेक्टर ने तय किया कि सब कुछ असली होना चाहिए। शूटिंग के लिए एक विशाल, पूरी साइज की नोआ की आर्च बनाई गई जो 140 मीटर लंबी थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। फिल्म में सैकड़ों असली जानवरों का इस्तेमाल किया गया। उन्हें जोड़ों में लाया गया, उनकी देखभाल की गई, उन्हें ट्रेनिंग दी गई और इस सब पर बेहिसाब पैसा खर्च हुआ। मार्केटिंग भी जोरदार की गई। नतीजा ये हुआ कि जानवरों पर बनी इस कॉमेडी फिल्म का बजट 175 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया और प्रमोशन पर अलग से 40 मिलियन डॉलर खर्च हुए। फिल्म पूरी तरह फ्लॉप तो नहीं हुई, लेकिन हिट भी नहीं बन पाई और मुश्किल से अपना खर्च ही निकाल पाई। यूनिवर्सल स्टूडियो ने इससे एक सबक सीखा। एक कॉमेडी फिल्म के लिए असली आर्च बनाना एक बहुत बहुत महंगी गलती साबित हुई। हमारी अगली कहानी एक ऐसे क्लासिक उदाहरण की है जहां एक फिल्म बनाने में 250 मिलियन डॉलर खर्च किए गए, लेकिन उसका प्रमोशन पूरी तरह से विफल रहा। और इस असफलता का नाम है जॉन कार्टर। यह डिज्नी स्टूडियो का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे स्टार वॉर्स या अवतार जैसी एक नई और भव्य फ्रेंचाइजी शुरू करनी थी। एडगर बुरोज की क्लासिक किताबों पर आधारित होने के कारण इस फिल्म के पास एक बेहतरीन मूल कहानी थी। इसका निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ था। बजट 150 मिलियन डॉलर था
और मार्केटिंग में लगभग $100 मिलियन अलग से लगाए गए थे। लेकिन यहीं से दिक्कतें शुरू हुईं। फिल्म का प्रचार अभियान हैरान करने वाला और समझ से परे था। ट्रेलरों से यह बिल्कुल साफ नहीं था कि फिल्म किस बारे में है। जॉन कार्टर कौन था? वह मंगल ग्रह पर क्यों था? उसके पास सुपर पावर क्यों थे? डिज्नी दर्शकों तक फिल्म का मुख्य विचार स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचा पाया। इससे भी बढ़कर उन्होंने बेवजह शीर्षक से मंगल, मार्स शब्द हटा दिया, इस डर से कि किसी और मंगल आधारित फिल्म की विफलता के बाद यह महिला दर्शकों को दूर कर देगा। नतीजतन दर्शकों को समझ ही नहीं आया कि उन्हें यह फिल्म देखने क्यों जाना चाहिए और उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। जॉन कार्टर ने डिज्नी को लगभग $200 मिलियन का नुकसान पहुंचाया और इतिहास की सबसे बड़ी मार्केटिंग गलतियों में से एक बन गया। अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ आर्थिक तबाही नहीं बनी, बल्कि जिसने सचमुच हॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल दिया। इसका नाम तो एक मिसाल बन गया, जो निर्देशक की मनमानी और स्टूडियो की दूरदर्शिता की कमी का प्रतीक था। यह फिल्म थी माइकल चिमिनो की 1980 में आई हेवंस गेट। चिमनो ने अपनी पिछली फिल्म एड डियर हंटर के लिए अभी-अभी ऑस्कर जीता था और यूनाइटेड आर्टिस्ट्स स्टूडियो से उन्हें पूरी छूट मिली हुई थी। उन्होंने एक ग्रैंड वेस्टर्न फिल्म बनाने का फैसला किया। शुरुआत में इसका बजट $1.1 करोड़ तय किया गया था और रन टाइम 1.5 घंटे का होना था। मगर निर्देशक जल्द ही वास्तविकता पर से अपना नियंत्रण खो बैठे। वे परफेक्शन के जुनून में डूब गए। सही बादल के शॉट में आने का इंतजार वो घंटों तक कर सकते थे। ऐतिहासिक युग से मेल खाने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी सड़कें बनवाई और फिर से तुड़वाई। शूटिंग में देरी होती गई और बजट बेतहाशा बढ़ता चला गया। आखिरकार यह 1.8 करोड़ से बढ़कर $4.4 करोड़ तक पहुंच गया, जो उस समय के हिसाब से एक खगोलीय राशि थी। जब चिमनो ने स्टूडियो को फिल्म का पहला कट दिखाया, तो उसका रन टाइम 5.5 घंटे का था। स्टूडियो सदमे में आ गया। फिल्म को छोटा किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आलोचकों ने इसे बुरी तरह नकार दिया और दर्शक सिनेमा घरों तक नहीं पहुंचे। बॉक्स ऑफिस पर इसने सिर्फ $30 लाख कमाए। हेवंस गेट ने सिर्फ घाटा ही नहीं दिया, बल्कि इसने दिग्गज स्टूडियो यूनाइटेड आर्टिस्ट्स को पूरी तरह दिवालिया कर दिया। इस घटना के बाद स्टूडियोज ने निर्देशकों को निरंकुश रचनात्मक स्वतंत्रता देना बंद कर दिया। सोचिए, आप दुनिया की सबसे लोकप्रिय वीडियो गेम सीरीज में से एक बना रहे हैं। आप इसे एक नए मुकाम पर ले जाने का फैसला करते हैं और एक ऐसी फीचर लेंथ एनिमेटेड फिल्म बनाते हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी से सबको चौंका देगी। आप इसमें $163 मिलियन और 4 साल की कड़ी मेहनत लगाते हैं और आखिर में आपकी यह मास्टरपीस पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है, जिससे आपका फिल्म डिवीजन बंद हो जाता है। फिल्म फाइनल फैंटेसी द स्पिरिट्स विद इन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेजेंडरी फाइनल फैंटेसी सीरीज बनाने वाली कंपनी स्क्वायर पिक्चर्स ने अपना सारा दांव एक ही चीज पर लगाया था, फोटो रियलिस्टिक कंप्यूटर ग्राफिक्स पर। वे ऐसी एनिमेशन बनाना चाहते थे जो लाइव एक्शन फुटेज से बिल्कुल अलग न लगे, और तकनीकी रूप से वे इसमें कामयाब भी रहे। किरदार अविश्वसनीय रूप से विस्तृत दिखते थे, उनके बाल और त्वचा असली जैसे लगते थे। 2001 के लिए यह एक असली क्रांति थी। लेकिन परफेक्ट पिक्चर की होड़ में मेकर्स एक जरूरी चीज भूल गए, कहानी। कहानी उलझी हुई, धीमी और आम दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा दार्शनिक निकली। गेम के फैंस को इसमें अपनी पसंदीदा दुनिया नजर नहीं आई और आम दर्शक कुछ भी समझ नहीं पाए। नतीजा बेहद निराशाजनक था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ $85 मिलियन कमाए, जो इसका प्रोडक्शन बजट भी पूरा नहीं कर पाए। ये तकनीकी क्रांति एक वित्तीय तबाही में बदल गई। किसी फिल्म की मुसीबतें अक्सर कैमरा ऑन होने से काफी पहले ही शुरू हो जाती हैं। हमारी अगली कहानी है एडवेंचर एक्शन फिल्म सहारा, जिसका निर्माण इतना विवादित था कि यह किसी हाई वोल्टेज थ्रिलर से कम नहीं लग रहा था। मैथ्यू मैकोनोघे अभिनीत इस फिल्म को इंडियाना जोन्स जैसी एक नई फ्रेंचाइजिस की नींव रखनी थी, लेकिन यह इसमें शामिल हर किसी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई।
शुरू से ही सब कुछ गड़बड़ होता चला गया। स्क्रिप्ट को 10 से ज्यादा बार बदला गया, लेकिन असल समस्याएं मोरक्को में शूटिंग के दौरान शुरू हुई। बजट लगातार बढ़ता चला गया। मिसाल के तौर पर एक सीन के लिए असली हेलीकॉप्टर को गिराना पड़ा। सस्ते मॉडल का इस्तेमाल करने के बजाय क्रू ने एक पुराना हेलीकॉप्टर खरीदा और सच में उसे क्रैश करवा दिया, जिसमें भारी भरकम रकम खर्च हुई। लेकिन इस कहानी का सबसे अजीब पहलू थे कोर्ट केस। प्रोड्यूसर्स ने मोरक्को सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने फिल्म के कुछ पैसे कथित तौर पर हड़प लिए थे। वहीं ओरिजिनल किताब के लेखक ने भी स्टूडियो पर केस कर दिया, ये कहते हुए कि उन्हें प्रोजेक्ट पर पर्याप्त कंट्रोल नहीं दिया गया। ये कानूनी लड़ाई कई सालों तक चली और इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए। नतीजा ये हुआ कि $160 मिलियन के बजट वाली इस फिल्म ने स्टूडियो को $100 मिलियन से ज्यादा का घाटा दे दिया। सहारा एक बेहतरीन मिसाल बन गई कि कैसे पर्दे के पीछे की उठापटक सबसे ज्यादा उम्मीद जगाने वाले ब्लॉकबस्टर को भी डुबो सकती है। हॉलीवुड के चमकते सितारे भी फ्लॉप फिल्मों से नहीं बच पाते। 2000 के दशक की शुरुआत में एड्डी मर्फी अपने करियर के शिखर पर थे। वे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कॉमेडी अभिनेताओं में से एक थे और ऐसा लगता था कि उनकी कोई भी फिल्म जरूर हिट होगी। लेकिन तभी आई द एडवेंचर्स ऑफ प्लूटो नैश। ये फिल्म असल में प्रोडक्शन के बुरे दौर की एक मिसाल है। इसकी शूटिंग 2000 में शुरू हुई थी, लेकिन ये इतनी खराब बनी कि वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिल्म 2 साल तक यूं ही पड़ी रही। प्रोड्यूसर्स को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या करे। उन्होंने इसे दोबारा एडिट करने की कोशिश की, टेस्ट स्क्रीनिंग रखी, जिनमें दर्शकों ने फिल्म की बुरी तरह से धज्जियां उड़ा दीं। आखिर में सच्चाई को स्वीकार करते हुए स्टूडियो ने इसे अगस्त 2002 में बिना किसी प्रचार के रिलीज कर दिया, इस उम्मीद में कि शायद कोई इसे नोटिस ही न करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबने इसे नोटिस किया। क्रिटिक्स ने इसे अब तक की सबसे खराब फिल्मों में से एक बताया। जोक्स बिल्कुल बेअसर थे, कहानी बेतुकी थी और स्पेशल इफेक्ट्स पुराने लग रहे थे। $100 मिलियन के बजट पर बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में सिर्फ $7 मिलियन कमाए। ये सिर्फ एक फ्लॉप फिल्म नहीं थी, बल्कि सिनेमा के इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक नुकसानों में से एक थी। स्टूडियो को $90 मिलियन से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। प्लूटो नैश एड्डी मर्फी के करियर पर एक धब्बा बन गई और हमेशा इस बात की याद दिलाती है कि एक सुपरस्टार का नाम भी किसी बेहद खराब फिल्म को नहीं बचा सकता। कभी कभी तकनीक के पीछे भागते हुए स्टूडियो सबसे जरूरी चीज, भावना, को भूल जाते हैं। हमारी सूची में अगली गलती है डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म, जिसका नाम है मार्स नीड्स मॉम्स। ये प्रोजेक्ट इस बात का जीता जागता उदाहरण बन गया कि कैसे एक उन्नत लेकिन अधूरी तकनीक किसी फिल्म को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। रॉबर्ट जेमेकिस के स्टूडियो इमेजिमूवर्स डिजिटल ने मोशन कैप्चर यानी गति पकड़ने की तकनीक पर दांव लगाया था। उन्होंने इसे द पोलर एक्सप्रेस और एक क्रिसमस कैरल में पहले भी इस्तेमाल किया था। उनका विचार एनिमेशन में अधिकतम यथार्थवाद हासिल करना था, लेकिन असली पेंच यहीं फंसा। मार्स नीड्स मॉम्स के किरदार डरावने लगने लगे। उनकी आंखें बेजान थीं और हाव भाव कृत्रिम लगते थे। वे सीधे अनैनी घाटी, अनकैनी वैली में गिर गए। यह एक ऐसा प्रभाव है जब कोई चीज लगभग इंसानी लगने वाली हो, लेकिन दर्शकों में अजीब सी बेचैनी और डर पैदा कर दे। जिन बच्चों के लिए यह फिल्म बनाई गई थी, वे इन किरदारों से सीधे सीधे डर गए। माता पिता भी असमंजस में थे। डिज्नी ने इसके निर्माण पर $150 मिलियन खर्च किए, लेकिन दर्शक फिल्म देखने सिनेमा घरों तक नहीं पहुंचे। विश्व भर में इसकी कमाई बमुश्किल $40 मिलियन तक पहुंच पाई। यह असफलता इतनी जबरदस्त थी कि डिज्नी ने तुरंत इमेजिमूवर्स डिजिटल स्टूडियो को बंद कर दिया। मार्स नीड्स मॉम्स एक महंगा सबक बन गया। तकनीक को कहानी की सेवा करनी चाहिए, न कि बच्चों को डराना चाहिए। जब कोई स्टूडियो एक ही सफलता को दोहराने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्कुल अलग रास्ते से जाता है, तो क्या होता है? इसका जवाब है
द लोन रेंजर, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। फ्रेंचाइजी की जबरदस्त सफलता के बाद डिज्नी स्टूडियो को लगा कि उन्हें सोने की खान मिल गई है। नुस्खा आसान लग रहा था। निर्देशक गॉर वर्बिन्स्की, निर्माता जेरी ब्रुकहाइमर और जाहिर तौर पर जॉनी डेप को एक सन के किरदार में लेना था। बस समुद्री डाकू की जगह एक रेड इंडियन। पर दिक्कत यह थी कि लोन रेंजर एक क्लासिक वेस्टर्न था जो पुराने रेडियो शो का एक जाना पहचाना किरदार था। लेकिन बनाने वाली टीम ने इसे पायरेट्स की तरह ही एक जबरदस्त एक्शन पैक्ड मनोरंजन में बदलने का फैसला किया। इसकी वजह से बजट बढ़कर चौंका देने वाले $250 मिलियन तक पहुंच गया। उन्होंने पूरी की पूरी रेलवे लाइनें और असली आकार की ट्रेनें बनाई, सिर्फ उन्हें शानदार तरीके से उड़ाने के लिए। पर दर्शकों को यह रास नहीं आया। जॉनी डेप का रेड इंडियन टोंटो का किरदार कैप्टन जैक स्पैरो से बहुत ज्यादा मिलता जुलता था और दर्शकों को दोहराव वाला लगा। वेस्टर्न जॉनर खुद भी काफी समय से इतना लोकप्रिय नहीं था। नतीजा यह हुआ कि इतनी भव्यता और स्पेशल इफेक्ट्स के बावजूद फिल्म दर्शकों को लुभा नहीं पाई। इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग बजट के बराबर ही कमाई की, लेकिन मार्केटिंग के खर्चों को मिला दे तो डिज्नी को लगभग $200 मिलियन का भारी नुकसान हुआ। ये इस बात की एक और महंगी याद दिला गया कि सफलता के किसी भी नुस्खे को हमेशा कॉपी नहीं किया जा सकता। हमारी सूची में अगला उदाहरण एक सीधी सी सच्चाई दर्शाता है। कितना ही शानदार आइडिया क्यों न हो, अगर उसके पीछे कोई दमदार कहानी नहीं है तो वो काम नहीं करता। बात करते हैं 2005 की फिल्म स्टेल्थ की। पहली नजर में इसका आइडिया शानदार था। एक अत्याधुनिक फाइटर जेट जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा है, बेकाबू हो जाता है। यह तो हवा में टर्मिनेटर जैसा था। सुनने में तो यह एक जबरदस्त एक्शन फिल्म की पक्की रेसिपी लगती है। कोलंबिया पिक्चर्स स्टूडियो ने भी ऐसा ही सोचा और इसीलिए इसके निर्माण के लिए $135 मिलियन का बजट दिया। यह पैसा शानदार हवाई लड़ाइयों, स्पेशल इफेक्ट्स और सेट पर लगाया गया। उन्होंने तो एक पूरे साइज का भविष्यवादी विमान का मॉडल तक बनवाया। देखने में फिल्म अद्भुत लग रही थी, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, स्क्रिप्ट। यह हद से ज्यादा घिसा पिटा और अनुमानित था। संवाद बेजान थे, किरदार सतही थे और कहानी का अंदाजा तो शुरू के कुछ मिनटों में ही लगाया जा सकता था। दर्शकों को जल्द ही समझ आ गया कि इस खूबसूरत पैकेजिंग के पीछे कुछ भी नहीं है। शानदार उड़ानों के अलावा फिल्म में कुछ भी नया या दिलचस्प नहीं था। नतीजा ये हुआ कि दर्शकों ने इस एक्शन फिल्म को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। भारी बजट के बावजूद स्टेल्थ ने दुनिया भर में सिर्फ $96 मिलियन कमाए और यह उस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक बन गई। यह प्रोड्यूसर्स के लिए एक सबक थी। सिर्फ स्पेशल इफेक्ट से फिल्म नहीं चलती। कभी कभी किसी स्टूडियो की सबसे बड़ी गलती उसकी कायरता होती है। इसी कायरता ने उस फिल्म को तबाह कर दिया जो एक नई और शानदार फैंटेसी फ्रेंचाइजी बन सकती थी। हम बात कर रहे हैं द गोल्डन कंपास की, जो फिलिप पुलमैन की हिज डार्क मटेरियल्स सीरीज की पहली किताब पर आधारित थी। इसका मूल कथानक बेहद शानदार था। एक जटिल और बहुआयामी दुनिया, गहरे दार्शनिक और धार्मिक विषय और जीवंत किरदार। यह लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसा एक नया महाकाव्य बनाने का तैयार नुस्खा था। न्यू लाइन सिनेमा स्टूडियो, जिसने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी सफल फिल्म बनाई थी, उसने इस प्रोजेक्ट में $180 मिलियन का निवेश किया। फिल्म में निकोल किडमैन और डैनियल क्रेग जैसे बड़े सितारे थे। दृश्यों के मामले में भी फिल्म कमाल की बनी थी। लेकिन जैसे जैसे प्रीमियर का समय करीब आया, स्टूडियो घबराने लगा। पुलमैन की किताबों में संगठित धर्म की कड़ी आलोचना थी और निर्माताओं को डर था कि इससे विवाद खड़ा हो सकता है और अमेरिका में धार्मिक दर्शकों को ठेस पहुंच सकती है। और उन्होंने एक घातक गलती कर दी। उन्होंने फिल्म से मूल, गहरा और विवादास्पद अंत काट दिया, जो पूरी कहानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। नतीजा ये हुआ कि अंत अधूरा और अस्त व्यस्त लगा। इसका परिणाम ये हुआ कि फिल्म न तो उन किताब के प्रशंसकों को पसंद आई जो कहानी में बदलाव से नाराज थे, और न ही नए दर्शकों को
जो समझ ही नहीं पाए कि कहानी का अंत कैसे हुआ। अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की असफलता ने इसके आगे की कड़ी बनने की संभावनाओं पर पानी फेर दिया। यह एक ऐसा क्लासिक मामला था जहां सभी को खुश करने की कोशिश में स्टूडियो ने सब कुछ गंवा दिया। दुनिया का सबसे मशहूर सुपर हीरो भी बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाबी से अछूता नहीं रहा है। साल 2006 में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो ने मैन ऑफ स्टील यानी सुपरमैन को शानदार वापसी कराने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने डायरेक्टर ब्रायन सिंगर को चुना, जिन्होंने हाल ही में एक्स-मैन फ्रेंचाइजी को जबरदस्त कामयाबी के साथ दोबारा शुरू किया था। स्टूडियो ने उन्हें एक भारी भरकम बजट दिया, मार्केटिंग सहित $270 मिलियन से भी ज्यादा। इस प्रोजेक्ट का नाम था सुपरमैन रिटर्न्स। सिंगर क्रिस्टोफर रीव वाली क्लासिक सुपरमैन फिल्मों के बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने पिछली सभी फिल्मों को नजरअंदाज करते हुए एक सीधा सीक्वल बनाने का फैसला किया। लेकिन शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हीरो को आधुनिक बनाने के बजाय डायरेक्टर ने एक बेहद नॉस्टैल्जिक, धीमी और उदासी से भरी फिल्म बनाई। उनके वर्जन में सुपरमैन इंसानियत का रक्षक कम और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर छुप छुप कर नजर रखने वाला एक दुखियारा हीरो ज्यादा लग रहा था। इतने बड़े बजट के बावजूद फिल्म में एक्शन न के बराबर था, जो चौंकाने वाला था। जो दर्शक पहले से ही एक्स-मैन और स्पाइडरमैन जैसी दमदार और एक्शन से भरपूर फिल्में देखने के आदी थे, वे इसे देखकर ऊब गए। फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप तो नहीं हुई, इसने दुनिया भर में लगभग $400 मिलियन कमाए। लेकिन जिस स्टूडियो ने इसमें इतना पैसा और उम्मीदें लगाई थीं, उसके लिए यह कमाई बेहद कम थी। सुपरमैन रिटर्न्स ने उम्मीद के मुताबिक मुनाफा नहीं दिया और सीक्वल बनाने की सभी योजनाएं चुपचाप रद्द कर दी गईं। यह एक महंगा सबक था कि सिर्फ अतीत में जीकर काम नहीं चलता, फिर चाहे बात सुपरमैन जैसे आइकॉनिक किरदार की ही क्यों न हो। हमारी अगली फिल्म एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे प्रोडक्शन का जहन्नुम सालों तक खींच सकता है और अपने ही बोझ तले किसी प्रोजेक्ट को बर्बाद कर सकता है। पेश है एंटोनियो बैंडेरस अभिनीत एट द 13th वॉरियर। शुरुआत में इस फिल्म का नाम ईटर्स ऑफ डेड था और इसे डाई हार्ड और प्रेडेटर जैसी हिट फिल्मों के डायरेक्टर जॉन मैकटियर्नन बना रहे थे। भला क्या गलत हो सकता था? समस्याएं पहली टेस्ट स्क्रीनिंग के बाद शुरू हुईं। दर्शकों ने इसे बोरिंग और बहुत लंबी कहकर सिरे से खारिज कर दिया। मूल कहानी के लेखक मशहूर राइटर माइकल क्रिचटन भी, जो उन्होंने देखा, उसे देखकर आग बबूला हो गए। स्टूडियो घबरा गया और उन्होंने सब कुछ नए सिरे से बनाने का फैसला किया। उन्होंने ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर को हटाकर एक नया म्यूजिक डायरेक्टर रखा। सबसे अहम यह था कि उन्होंने डायरेक्टर मैकटियर्नन को हटा दिया और खुद क्रिचटन को बुलाया ताकि वह पर्सनली रीशूटिंग का निर्देशन कर सके। फिल्म को इतना बदला गया कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया। पूरी की पूरी कहानियां हटा दी गई, नए किरदार जोड़े गए और कहानी कहने का अंदाज भी बदल दिया गया। इन सब की वजह से खर्च और बढ़ गया। शुरू में $85 मिलियन का बजट बढ़कर आखिरकार $160 मिलियन के हैरान कर देने वाले आंकड़े तक पहुंच गया। फिल्म इतने लंबे समय तक अटकती रही, जिसका नाम और रिलीज की तारीख बार बार बदलती रही, कि जब आखिरकार 1999 में यह सिनेमा घरों में पहुंची, तब तक हर कोई इसे भूल चुका था। प्रचार अभियान भी कमजोर था और 13th वॉरियर बुरी तरह फ्लॉप हो गई, जो स्टूडियो की घबराहट भरी हरकतों का एक और शिकार बनकर रह गई। कभी कभी गलती इतनी साफ और जाहिर होती है कि यह देखकर हैरानी होती है कि प्रोड्यूसर्स की पूरी टीम ने उसे कैसे होने दिया। आइए साल 2029 में चलते हैं और म्यूजिकल फिल्म कैट्स को याद करते हैं। ये वो फिल्म थी जो रिलीज होने से पहले ही इंटरनेट पर मजाक, मीम का पात्र बन गई थी और खराब स्पेशल इफेक्ट्स का प्रतीक बन गई थी। ऑस्कर विजेता डायरेक्टर टॉम हूपर ने इस मशहूर ब्रॉडवे म्यूजिकल को फिल्मी पर्दे पर उतारने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने मेकअप या कॉस्ट्यूम्स का इस्तेमाल करने के बजाय डिजिटल फॉर टेक्नोलॉजी पर दांव लगाया। इस आइडिया के तहत असली एक्टर्स के शरीर पर कंप्यूटर से बनी बिल्ली की खाल
पर चढ़ानी थी। नतीजा भयानक निकला। लोग और बिल्लियों के अजीबोगरीब हाइब्रिड बने जो बेहद अस्वाभाविक और डरावने लग रहे थे। वे एक बार फिर उसी अनकैनी वैली में जा फंसे। जब पहला ट्रेलर आया तो इंटरनेट पर हंसी और दहशत का सैलाब आ गया। लेकिन यूनिवर्सल स्टूडियो पहले ही लगभग $100 मिलियन खर्च कर चुका था और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। फिल्म रिलीज हुई और बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो फिल्म की रिलीज के बाद हुई। स्टूडियो ने माना कि स्पेशल इफेक्ट्स अधूरे थे और आनन फानन में सिनेमा घरों में अपडेटेड वर्जन भेजा जिसमें ग्राफिक्स बेहतर थे। ऐसा सिनेमा के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कैट्स हाल के सालों की सबसे बड़ी और बेतुकी फिल्मी आपदाओं में से एक बन गई। आइए एक ऐसी गलती के बारे में बात करते हैं जो घबराहट, डर और स्टूडियो के दखलंदाजी से पैदा हुई थी। 2017 की जस्टिस लीग फिल्म इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक लगभग तैयार फिल्म को प्रतिद्वंद्वियों जैसा बनाने की होड़ में पूरी तरह बर्बाद किया जा सकता है। शुरुआत में मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के निर्देशक जैक स्नाइडर इस फिल्म को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने एक गहरा, भव्य और सुसंगत कहानी घड़ी थी। लेकिन एक निजी त्रासदी के बाद स्नाइडर ने पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पर ही यह प्रोजेक्ट छोड़ दिया और यहीं पर वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो पिछली फिल्मों की मिलीजुली समीक्षाओं से घबराकर और मार्वल की मजेदार पर रंगीन फिल्मों की सफलता से ईर्ष्या करके सब कुछ पूरी तरह बदलने का फैसला किया। उन्होंने एवेंजर्स के निर्देशक जॉस वेडन को काम पर रखा और उन्हें फिल्म को और हल्का और मजाकिया बनाने का जिम्मा सौंपा। बड़े पैमाने पर दोबारा शूटिंग शुरू हुई जिस पर करीब $25 मिलियन खर्च हुए। पटकथा फिर से लिखी गई, बेतुके चुटकुले जोड़े गए और पूरे कथानक के आर्क हटा दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हेनरी कैविल की मूंछें बन गईं। अभिनेता उस समय मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग कर रहे थे और अनुबंध के अनुसार वे अपनी मूंछें नहीं मुंडवा सकते थे। इसलिए स्टूडियो को सुपरमैन के हर सीन में कंप्यूटर ग्राफिक्स से उनकी मूंछें हटानी पड़ीं। इसका परिणाम भयानक था और इसने ढेर सारे मीम्स को जन्म दिया। अंततः सिनेमा घरों में जो फिल्म आई वह दो बिल्कुल अलग अलग फिल्मों से सिला हुआ एक फ्रैंकेनस्टीन का राक्षस थी। इसे न तो आलोचकों ने पसंद किया न ही प्रशंसकों ने और बॉक्स ऑफिस पर यह बुरी तरह फ्लॉप हो गई जिससे स्टूडियो को भारी नुकसान हुआ। कभी कभी गलती निर्माण या मार्केटिंग में नहीं होती बल्कि सीधे उस मूल निर्णय में होती है जो लालच के कारण लिया गया था। तो हॉबिट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब पीटर जैक्सन ने JRR टॉल्किन की इस छोटी सी बच्चों की किताब को फिल्म में ढालने का काम हाथ में लिया तो हर कोई एक ज्यादा से ज्यादा 2 फिल्मों की उम्मीद कर रहा था। लेकिन वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स की अरबों डॉलर की कमाई से उत्साहित होकर इस फ्रेंचाइजी से ज्यादा फायदा उठाने का अवसर देख रहा था। उन्होंने एक ही किताब को 3 पूरी लंबाई वाली फिल्मों में बांटने का फैसला किया। इस फैसले के रचनात्मक रूप से विनाशकारी परिणाम हुए। एक सीधी सादी कहानी को 9 घंटे के स्क्रीन टाइम तक खींचने के लिए पटकथा लेखकों को नई कहानी की कड़ियां गढ़नी पड़ी। ऐसे किरदार पेश करने पड़े जो किताब में नहीं थे और हर दृश्य को अविश्वसनीय हद तक बढ़ा चढ़ाकर पेश करना पड़ा। कहानी ने अपनी सहजता और आकर्षण खो दिया और एक खिंची हुई स्पेशल इफेक्ट्स से भरी तमाशे में बदल गई। आर्थिक रूप से यह काम कर गया। इस त्रयी ने लगभग $3 बिलियन कमाए। लेकिन किस कीमत पर? तीनों फिल्मों के निर्माण का बजट बढ़कर भयावह $745 मिलियन हो गया। यह इतिहास की सबसे महंगी फिल्म त्रयियों में से एक है और भले ही औपचारिक रूप से यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप नहीं रही, कई प्रशंसकों और आलोचकों का मानना है कि यह एक बड़ी रचनात्मक गलती थी जिसने अतिरिक्त मुनाफे के लिए कहानी की आत्मा का बलिदान कर दिया। और यहीं आता है वह मशहूर हॉलीवुड ट्विस्ट, माइकल चिमिनो की हेवंस गेट, जिसकी हमने बात की थी। इस बात का प्रतीक बन गई कि कैसे एक निर्देशक की महत्वाकांक्षा
एक स्टूडियो को बर्बाद कर सकती है। यह एक ऐसी विनाशकारी आपदा थी जिसने हॉलीवुड के खेल के नियम बदल दिए, जिससे निर्माताओं को रचनात्मक लोगों पर कड़ी लगाम कसने पर मजबूर होना पड़ा। और टाइटैनिक, एक ऐसी फिल्म जिसे सबने फ्लॉप मान लिया था, वह रिलीज हुई और उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उसने 11 ऑस्कर जीते। जेम्स कैमरन ने साबित कर दिया कि कभी-कभी बहुत बड़ा जोखिम बहुत बड़ी जीत दिलाता है। ये दोनों फिल्में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक दिखाती है कि कैसे सैकड़ों मिलियन डॉलर की गलती अंत बन सकती है और दूसरी कैसे वही गलती एक शानदार शुरुआत बन सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़े पर्दे की दुनिया एक बारूदी सुरंग है, जहां हर कदम या तो अविश्वसनीय सफलता की ओर ले जाता है या फिर वित्तीय बर्बादी की ओर। बड़ी रकम दर्शकों का प्यार सुनिश्चित नहीं करती और कभी-कभी कागज पर सबसे असफल लगने वाला विचार भी हमेशा के लिए हिट बन जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हॉलीवुड के पर्दे के पीछे झांकने में मजा आया, तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए एपिसोड न चूकें। और अब आपसे एक सवाल, इनमें से कौन सी असफल फिल्म आपको वास्तव में अच्छी लगी? या शायद मैं किसी बड़ी फिल्मी आपदा का जिक्र करना भूल गया? अपनी राय कमेंट्स में लिखें। मुझे पढ़ना बहुत दिलचस्प लगेगा। इस त्रासदी की भयावहता को समझने के लिए यह जानना जरूरी है। फिल्म का बजट सिर्फ शूटिंग तक ही सीमित नहीं होता। इसमें मार्केटिंग भी शामिल है, जिसका खर्च कभी-कभी उत्पादन जितना ही होता है। जब कोई फिल्म फ्लॉप होती है, तो स्टूडियो न केवल लगाए गए पैसे खो देता है, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा भी गंवाता है। कभी-कभी निर्देशक का अहंकार, गलत कास्टिंग या महज बदकिस्मती वित्तीय दलदल में धकेल देती है। और अब हम इस दलदल में झांकेंगे